वेलकम टू दी अहमद क्लासेस। मैं हूँ आपका एजुकेटर तौकीर अहमद और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, क्या होता है और किस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो हमारे पास टॉपिक लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल वाले की पार्ट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा जो आपके सामने स्क्रीन पर बना हुआ है ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमारे पास ये पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे जिन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसी के साथ यहाँ पे अंदर होते हैं टेस्टिकल्स जुड़े रहते हैं एपिडिडाइमस से, एपिडिडाइमस जुड़ा रहता है हमारा वेस्ट डिफरेंस जाके कनेक्ट हो जाएगा कॉमन ट्यूब यूरेथ्रा से। इसी बीच यहाँ पर ग्लैंड ग्रुप पाई जाएंगी जो है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, बल्बोयूथेरल ग्लैंड और इसी के साथ पाई जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा सिस्टम तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, जो ह्यूमन की स्पीसीज को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को कंटिन्यूएशन में बनाए रखता है। दिस इन्वॉल्व्स द कॉम्प्लेक्सिटी इंटरप्ले टू द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल्मिनेटिंग एंड मिराक्युलस क्रिएशन ऑफ अ न्यू लाइफ। जिससे एक मिराक्युलस लाइफ का जनरेशन होता है कि एक छोटा सा स्पर्म जो एक नेकेड आई से हमें दिखाई भी नहीं देगा, वो जब एक एग से फ्यूज होगा और उसमें जो चेंजेस आएंगे उसके बाद वो जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट जाके कंप्लीट बेबी बनता है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें आपको पूरा एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो टेस्टिस के अंदर इस तरीके से चैम्बर्स बने होते हैं। इन चैम्बर्स को कहते हैं टेस्टिकल लोब्यूल्स। याद रखिएगा चैम्बर्स का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनका जो अप्रॉक्सीमेटली नंबर होता है वो होता है 215 ईच टेस्टिस। इसी के साथ हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक ट्यूब पाई जाती है। ट्यूब का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिनका नंबर 1 to 3 होता है, मतलब 1 से 3 के बीच में होगा, जो वेरी करेगा। वहीं पर पाई जाएगा इनका सेपरेशन के लिए, जिसको बोलते हैं सेप्टा ऑफ टेस्टिस, जो इन चैम्बर या लोब्यूल्स को सेपरेट करते हैं। वहीं पर लेयर्स पाई जाएंगी 3, जिसका नाम है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। उसके बाद की लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और नेक्स्ट है ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो ये है टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ये कंबाइन होकर बनाती है रेटेड टेस्टिस। तो यही रेटेड टेस्टिस कंबाइन होकर बनाती है वेस डिफरेंशिया। When this vas differentia come out from the testis, it's become the epididymis. Epididymis are two types. Epididymis are two types, caput and cauda. वहीं पर जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तब ये बनेंगी वेस डिफरेंस। और इस तरीके से मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और सेकेंडरी पार्ट्स हैं ये सब कंबाइन हो जाते हैं। अब हम इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो आता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड द डिलीवरी ऑफ स्पर्म एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस होगा। टेस्टिस के अंदर होंगे चैम्बर्स, जिनको बोलेंगे आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। These testicular lobules contains the tube name is seminal vesicle, which is 1 to 3 in numbers and form a web-like structure that is called the reted testis. These reted testis come out from the testis and become epididymis, and this epididymis goes to the urethra, then known as vas deferens. Next अगर हम बात करेंगे the testis are the main reproductive organ producing the sperm and testosterone, और यहीं पे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। The epididymis stores and transport the mature sperm. epididymis में ही सारी चीज़ें स्टोर होंगी और ट्रांसपोर्ट होंगी, while the vas deferens carry the sperm in the epididymis to urethra, जो यूरिथ्रा को कनेक्ट करेगा epididymis तक, उस ट्यूब का नाम है vas deferens। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर सबसे पहले होती है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सबस्टेंटिकुलर सेल्स होती हैं जहाँ से रिलीज होगी स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस होगा जो बनेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉलोड बाय द मेयोटिक डिवीजन
This meiotic division is goes to the secondary spermatocyte. These secondary spermatocytes form the spermatid after the meiosis second. Then it's become the sperm. This sperm consists the sperms in lumen. This is called the spermatogenesis and spermiogenesis and spermiation. These three steps combined together is known as spermatogenesis. Sperm cells are produced in the testes through a process called the spermatogenesis. याद रखिएगा, स्पर्म को टेस्टिस में बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. Division and maturation of spermatogonial stem cells into the spermatocyte. जो हमारी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, स्पर्मेटोसाइट में, which then become the spermatid, जो लास्ट में जाके स्पर्मेटिड बनेगा, एंड इवेंचुअली मैच्योर स्पर्म सेल्स, और लास्ट में वो एक मैच्योर स्पर्म बन जाएगी. द एंटायर प्रोसेस टेक अप्रॉक्सीमेटली 74 डेज, और लगभग इसमें 74 दिन लगते हैं टू कंप्लीट इट, with the new sperm cells being continuously produced throughout the male's reproductive years. और जब तक कि ह्यूमन जिंदा रहेगा आफ्टर द प्यूबर्टी टू द डेथ, उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा. अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर. तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता है, तो वो उसमें तैयार रखिएगा इस चीज़ के बारे में. जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हमारे सामने पूरा एक स्पर्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है. ये अपर पोर्शन हेड कहलाता है, सबसे जिसके अंदर दो चीज़ें होंगी, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम. तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस के ऊपर एक्रोसोम होता है, उसके पीछे होती है छोटी सी नेक, और नेक के पीछे होता है मिडल पीस, और मिडल पीस में स्पाइरल शेप में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. पीछे एक टेल पाई जाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, जो इसको मोटालिटी प्रोवाइड करती है. अब अगर हम बात करें स्पर्म की, तो याद रखिएगा, स्पर्म सेल ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोन is the male reproductive cell in the human and other animals. ह्यूमन में और अदर एनिमल्स में इसको हम स्पर्मेटोजोन भी कहते हैं. It has distinct structure consist of head, mid piece and tail. उसके 3 पार्ट्स होंगे, head, middle piece and tail. The sperm head contains the genetic material. DNA is covered by the specialized membrane called the acrosome. और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा DNA होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे जिसको कवर करेगा एक्रोसोम. The middle piece is packed with the mitochondria which provide the energy needed to the sperm motility. वहीं पर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. The long whip-like structure called the tail that propel the sperm towards the egg during the fertilization using the rapid undulating movement. जो उसको एक undulating movement देगा और उसको मूव करेगा towards the ovary. अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो है प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. आपने पढ़ा पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ से स्पर्मेटिड बनता है, ये स्पर्मेटिड बनेगा स्पर्म. तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा स्पर्मेटिड जिसका कोई भी शेप नहीं होता है, ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर हमारे पास गोल्जी एपरेटस, एक्सोसोमल वेसिकल्स और स्पर्मेटिड होंगे, जो डेवलप होना स्टार्ट करेंगे, सेंट्रियोल बनेगा, और फिर यहाँ से टेल निकलना शुरू हो जाएगी, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और फ्लैजिलम में कन्वर्ट होगी. वहीं पे आप देख सकते हैं 4th स्टेज में ऑलमोस्ट इसने शेप लेना शुरू कर दिया है. 5th स्टेज में जो एक्सेस साइटोप्लाज्म होगा वो नीचे माइटोकॉन्ड्रियल इस तरह में कवर हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास आता है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. सबसे पहले होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्मेटिड्स, द इमैच्योर स्पर्म सेल्स गो थ्रू द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस. प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस. दैट डेवलप इनटू द मैच्योर फंक्शनल स्पर्म, जो एक मैच्योर फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है एक्रोसोम का फॉर्मेशन होना. ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस द एक्रोसोम आर कैप लाइक स्ट्रक्चर एट द फ्रंट ऑफ द स्पर्म हेड इज फॉर्म. दिस स्ट्रक्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. एक तो ये ह्यूमन के डीएनए या ऑर्गेनिज्म के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन में भी एक क्रूशियल रोल को अदा करता है. अब आते हैं हमारे 3rd स्टेप पे, जो है क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होना. ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये स्पर्मेटिड्स के न्यूक्लियस में undergo the significant condensation करेगा and regulation भी and reorganization करेगा, resulting is the compact and the highly condensed DNA found in the sperm head. जिससे जो हमारा क्रोमैटिन होता है वो डायरेक्टली कंजर्व हो जाएगा क्रोमैटिन के न्यूक्लियस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पर्म प्रोडक्शन. और कौन कौन सी चीज़ें जो स्पर्म के प्रोडक्शन को रोकती हैं. तो सबसे पहले आता है हार्मोनल बैलेंस, दूसरा हमारा लाइफ स्टाइल, तीसरा एज इन जेनेटिक्स, फोर्थ हमारी मेडिकल कंडीशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोनल.
Testosterone and the other hormone play a crucial role in the sperm reproduction. स्पर्म के प्रोडक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स का यूज होता है, जिसमें मेन प्रिंसिपल हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरोन. Any imbalance can disturb this process. अगर किसी भी हार्मोन के डिसबैलेंसिंग होगी तो यहाँ पर रिजल्ट ये होगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा. नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल. हमारी डाइट, हमारे ऊपर स्ट्रेस एंड हमारी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जो होगा वो इसको इम्पैक्ट करेगा स्पर्म की क्वांटिटी को, स्पर्म की क्वालिटी को, जो मेंटेनिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास एज. एज अ मैन गेट ओल्डर द स्पर्म प्रोडक्शन नेचुरली डिक्लाइन. सर्टेन द जेनेटिक्स फैक्टर्स कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल द स्पर्म रिलेटेड इशू. बहुत से लोगों में जेनेटिकल भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो स्टेरॉइड प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिकल कंडीशन अंडरलाइंग द हेल्थ प्रॉब्लम लाइक द वेरियोसेल and the infection or the chronic disease can interfere with the male reproductive system, जो male reproductive system के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पर्म हेल्थ, कि स्पर्म की हेल्थ क्यों ज़रूरी है. सिंपल सी बात है कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म की नीड होती है. अगर स्पर्म की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो एग को फ्यूज कर सके या वहाँ तक पहुँच सके तो आपका रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए इस चीज़ का होना ज़रूरी है. सबसे पहले आता है फर्टिलिटी होना, देन है जेनेटिक, नेक्स्ट है जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन, देन है ओवरऑल मेल हेल्थ एंड लास्ट है हमारा सेक्सुअल फंक्शन. अगर हम फर्टिलिटी की बात करेंगे तो हेल्दी स्पर्म इज अ क्रूशियल फॉर द कंसेप्शन एंड द सक्सेसफुल प्रेगनेंसी. स्पर्म क्वालिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग. क्या कहा गया है कि हेल्दी स्पर्म एक क्रूशियल रोल अदा करेगा कंसेप्शन के लिए और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए. स्पर्म की क्वालिटी इम्पैक्ट करेगी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को. अगर स्पर्म वीक होगा तो वह को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट है जेनेटिक कंट्रीब्यूशन. द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड बाय द प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द ऑफस्प्रिंग. और ऑफस्प्रिंग की हेल्थ के लिए भी इसका डेवलप होना ज़्यादा ज़रूरी है, कोई इसमें डिसऑर्डर्स ना हो. नेक्स्ट हमारी ओवरऑल मेल हेल्थ. जो स्पर्म होगा वो हेल्थ इंडिकेटर होगा ऑफ अ मैन के लिए, जो जनरली वेलबींग होगा, कैन रिवील अंडरलाइंग द मेडिकल, जो मेडिकल कंडीशन को रिवील करेगा. नेक्स्ट आएगा हमारा सेक्सुअल फंक्शन. प्रॉब्लम्स विद द स्पर्म प्रोडक्शन और क्वालिटी कैन बी लिंक टू इशू विद द सेक्सुअल परफॉर्मेंस ऑफ द लिबिडो, जो उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करता है. नेक्स्ट आते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू द स्पर्म प्रोडक्शन. के स्पर्म के प्रोडक्शन में कौन कौन सी कंडीशंस है जो डिसऑर्डर के लिए कंसीडर कराएंगी. वो है वेरिकोसेल, हाइपोगोनेडिज्म, क्रिप्टोक्रिडिज्म एंड क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम. इस 4 कंडीशंस हमारे पास पॉसिबल हैं. इसमें आता है वेरिकोसेल इज एन एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स इन द स्क्रॉटम. जब स्क्रॉटम के वेन्स में इनलार्जमेंट हो जाता है इसको हम बोलते हैं वेरिकोसेल. विच कैन इम्पेयर द स्पर्म प्रोडक्शन एंड द मोर्टेलिटी, जो सीधे स्पर्म के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा. हाइपोगोनेडिज्म is a condition where the testes fail to produce the sufficient testosterone. जो sufficient testosterone होता है उसको प्रोडक्शन के लिए लोअर हो जाते हैं, leading the low sperm count and infertility. इससे infertility के चांसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट आता है क्रिप्टोक्राइडिज्म. The cryptorchidism is the failure of one or both testicle in the descendant in the scrotum which can affect the sperm production. जिस समय बेबी दुनिया में आता है उसके बाद ही ये टेस्टिस आपकी बॉडी से स्क्रॉटम में आते हैं. जब किसी भी रीजन से एक या दोनों आना बाहर फेल हो जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम. तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल स्पर्म एंड द लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसमें पर्सन के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी डाउन हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निक्स फॉर इवेल्युएटिंग द स्पर्म क्वालिटी. कौन कौन से तरीके से हम स्पर्म क्वालिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आता है सीमेन की एनालिसिस, दूसरा आता है डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करना, नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और फोर्थ है जेनेटिक टेस्टिंग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेन एनालिसिस की. एग्जामिनिंग अ सीमेन sample under the microscope, sperm count, mortality and the morphologically key indicator of the sperm health. जिसमें हम लैब के अंदर सीमेन को ले जाके उसके ऊपर स्पर्म पर रिसर्च करेंगे. दूसरा है मेजरिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द स्पर्म डीएनए टू डिटेक्ट द डैमेज दैट कोड इम्पैक्ट द फर्टिलिटी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. और यहाँ पर हम सीधे से उसके डीएनए पे रिसर्च करेंगे और ये पाएंगे कि उसमें क्या चीज़ें इधर हो सकती हैं. नेक्स्ट हमारा आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसका मतलब होता है कि सीधे हम फर्टिलाइजेशन को इनसाइड द लैब करेंगे.
नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग, जहाँ पर हम सीधे से एनालाइज करेंगे जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म को क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के साथ जेनेटिक डिफेक्ट दैट मे इम्पेयर द फर्टिलिटी, जो इम्पैक्ट करता है हमारी फर्टिलिटी को। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन पर सीधे से कि इस लेक्चर से आपको क्या नॉलेज मिली या क्या हमने रिजल्ट निकाला। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियल स्ट्रक्चर है, कुछ इसी तरीके का हमारा स्पर्म दिखाई देगा। ये हमारा मिडल पीस, ये है हमारा हेड, और हेड के ऊपर लगा है ये एक्रोसोम। हम बात करते हैं, इन दिस प्रेजेंटेशन वी एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म टू द इंट्रिकेट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। में हमने बात किसकी करी, स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मियोजेनेसिस की, इसका रिजल्ट, इससे होने वाली एबनॉर्मेलिटीज के बारे में, साथ ही साथ इससे होने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ स्पर्म को पढ़ा हमने, क्रूशियल मेंटेनिंग को पढ़ा, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ डायग्नोसिस पोटेंशियल को पढ़ा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।